हेलो दोस्तों, मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा पर फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज हम लोग की दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग पिछली क्लास के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चर्चा की थी। ठीक है, तो जिन बिंदुओं को कल हम लोग पढ़े थे, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वे सारे बिंदु समझ में आ गए होंगे। कल की क्लास समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बल्कि आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो है एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग से मैं पूछ लेता हूँ कि जो हम लोग कल पढ़े थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा कि चलिए बता दीजिएगा कि कमल क्या है। कमल क्या है? ऑप्शन है आपके पास ध्वनि, वर्ण, वाक्य, शब्द। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इससे मुझे ये पता चलेगा कि कम से कम आप लोगों को समझ में तो आया और आप लोगों को भी ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। चलिए बता दीजिएगा कि ध्वनि, वर्ण और वाक्य और शब्द ऑप्शन है आपके पास, इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, तो जो लोग कल की क्लास अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा और उनका उत्तर भी अब तक आ गया होगा। तो चलिए हम आप लोगों को सही उत्तर भी बता देते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर जो है शब्द है। अब शब्द क्यों है? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं शब्द की परिभाषा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। चलिए अब यही चार ऑप्शन रहेंगे और दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि हम लिख देते हैं क क्या है? क क्या है? यही ऑप्शन है आपके सामने, ध्वनि, वर्ण, वाक्य, शब्द। चलिए शब्द तो हट ही गया है, यानी अब तीन ऑप्शन आपके पास बचे। तीन ऑप्शन में बता दीजिएगा कि क क्या है, ध्वनि है कि वर्ण है कि वाक्य है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो क है परिभाषा के माध्यम से बताता हूं, आप लोग खुद बता देंगे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। यानी हमने बोला, आपने सुना और लिख दिया, वो क्या कहलाएगा भैया? वर्ण कहलाएगा। यानी ये जो क है क्या है? वर्ण है। और यदि हम केवल और केवल क को बोल देते और आप सुन लेते तो वो क्या कहलाता है? वो केवल और केवल ध्वनि कहलाता है। ठीक है, चलिए वाक्य को देख लेते हैं कि वाक्य किसे कहा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाक्य से। जैसे हम कह दें कि राम चलता है, राम चलता है, ये क्या है? ध्वनि है कि वर्ण है कि वाक्य है कि शब्द है? एक ही ऑप्शन बचा है, बता सकते हैं। हमारा सही आंसर होगा वाक्य। यानी इन चारों ऑप्शनों से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन चारों ऑप्शन में क्या क्या अंतर होते हैं, अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में हम लोग को पढ़ना था कि स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण कल हम बता दिए थे कि स्वरों का वर्गीकरण जो होता है 5 प्रकार से किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं भाई? तो 5 प्रकार के जो है नाम पहले हम लिख लेते हैं, फिर एक एक जो है बिंदु को लेकर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पांचों प्रकार के नामों को, पांचों वर्गों को हम लिख लेते हैं। पहले स्वरों का वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण होता है कि मात्रा या लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार। मात्रा या उच्चारण में
सॉरी, यहाँ पर उच्चारण शब्द छूट गया है। मात्रा या उच्चारण, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार, ये पहला वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण क्या है भैया? तो दूसरा वर्गीकरण देख लेते हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के प्रकार, ये दूसरा है। तीसरा वर्गीकरण क्या है? कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के प्रकार, जीभ की क्रियाशीलता, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के प्रकार। तीसरा वर्गीकरण क्या है? चौथा है भैया तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। पांचवा वर्गीकरण क्या है? पांचवा वर्गीकरण है हम लोगों का अनुनासिकता। अनुनासिकता, अनुनासिकता के आधार पर स्वर के प्रकार। यही 5 प्रकार है, 5 वर्गीकरण है स्वर के, और इन पांचों वर्गीकरण को हम लोग नंबर वाइज करके पढ़ेंगे। कि हम लोगों को कल पता है कि स्वरों के जो है संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या हम लोग कल पढ़ चुके हैं। स्वरों की संख्या आप लोग बता दीजिए कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या आप लोग को पता है 11 होती है। कितनी होती है भैया? 11। अब इन्हीं 11 स्वरों को, अब नाम तो नहीं बताएंगे क्योंकि कल हम 2 बार बता चुके थे। इन्हीं 11 स्वरों को इन्हीं 5 वर्गीकरण में हम लोगों को बांटना है कि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कौन कौन से स्वर आते हैं और इनको कितने प्रकार से बांटा गया है। ओष्ठ की आकृति के आधार पर इन्हीं 11 स्वरों को बांटा जाएगा। कितने आधार पर बांटा जाएगा, ठीक है। उन्हीं सब चीजों को नंबर वाइज करके आगे देखने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वर्गीकरण हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला वर्गीकरण था हम लोगों का, क्या था भैया? कि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। जब ये वर्गीकरण देकर पूछे कि मात्रा या उच्चारण में, मात्रा या हम बोल रहे हैं, बार बार सुनिएगा ध्यान से, कि यदि आपसे मात्रा या उच्चारण इन दोनों में से किसी एक को देकर पूछे तो हमारे प्रकार वही रहेंगे, ठीक है। जैसे अभी देख रहे हैं हम लोग कि जैसे आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, और दूसरा पूछ सकता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। इन दोनों का मतलब यही था। चलिए देख लेते हैं कि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर। यही 3 प्रकार के स्वर होते हैं। मात्रा के आधार पर कहिए चाहे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कहिए।
यही 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अब इन्हीं तीनों प्रकार से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन हम आप लोग से पहले ही पूछ लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, दे देगा दीर्घ ई, दीर्घ ई, और ऑप्शन में दे देगा कि ई का उच्चारण या मात्रा के आधार पर किस प्रकार में गिना जाता है या किस में शामिल रहता है। तो ऑप्शन यही 3 रहेंगे, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, और इनमें से कोई नहीं। तब आप लोग को यदि पता रहेगा कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, प्लुत स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, क्या चीज़ें आती हैं, तभी तो आप बता पाओगे। तो जिन लोगों को पता होगा वो आराम से बताएंगे। चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं जिनको नहीं पता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है, दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है, प्लुत स्वर किसे कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होती है, इसको समझ लेते हैं, और ह्रस्व स्वर को कितने नामों से जाना जाता है उसको भी समझ लेते हैं। चलिए, ह्रस्व स्वर हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए। उसी पेज पे लिख लेते हैं। ह्रस्व स्वर के अन्य नामों के बारे में पहले जान लेते हैं। ह्रस्व स्वर को किन किन नामों से जाना जाता है। तो ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है, लघु स्वर। ह्रस्व स्वर को ही छोटा स्वर भी कहा जाता है, और ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल स्वर। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, मूल स्वर, एक ही के नाम है इतने, ठीक है। ह्रस्व स्वर के ये उपनाम है। यानी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी देकर पूछा जा सकता है कि जो ह्रस्व स्वर के उदाहरण आएंगे उनमें से किसी एक उदाहरण को लेकर पूछ देगा कि मूल स्वर कौन है, ठीक है। मूल स्वर कौन है, तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी उसको भी दिखाते हैं, ठीक है, उसको भी दिखाते हैं। चलिए पहले तो इसके उदाहरण को देख लेते हैं और इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है, थोड़ा सा देख लेते हैं परिभाषा इसकी। कहा जाता है कि मात्रा के आधार पर यदि ह्रस्व स्वर की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो मात्रा के आधार पर बताइएगा कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर एक मात्रा का समय लगे, ठीक है, एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या छोटा स्वर या मूल स्वर कहा जाता है। उच्चारण के आधार पर पूछा जाए परिभाषा तो वही बात है कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगे उसे कहा जाता है ह्रस्व स्वर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को परिभाषा समझ में आई होगी। चलिए परिभाषा हम लिख देते हैं ताकि आप लोग भी अपने नोटबुक में आराम से लिख सको। यदि आपसे पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है तो परिभाषा लिखिएगा भैया कि ऐसे स्वर, सिंपल परिभाषा है, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। देखिए एक उपनाम जो है कि अभी छूट गया, एक उपनाम इसका और है, एक मात्रिक स्वर, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ये थी ह्रस्व स्वर की परिभाषा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। क्या कहा गया है फिर से देख लीजिए, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, इन्हीं 11 स्वरों में से हम लोग देख लेते हैं। जब इसके एग्जाम्पल्स की बात आए तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या कितनी होती है,
11। अभी हम जस्ट बताएं कि इन्हीं 11 स्वरों का जो है कि हम लोग बंटवारा करेंगे अच्छे से। तो 11 स्वरों में से ह्रस्व स्वर कितने होते हैं और इन्हें क्या नाम दिया गया है? तो ह्रस्व स्वर के जब उदाहरण की बात की जाए तो इसके 4 स्वर होते हैं, अ ई उ री, अ ई उ और री, यही 4 स्वर होते हैं। और इनसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। अब मूल स्वर किसे कहते हैं? जब मूल स्वर की बात आए, मूल स्वर, तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि मूल स्वर किसका उपनाम है? ह्रस्व स्वर का। तो यानी ह्रस्व स्वर के बारे में ही तो पूछा जा रहा है, यानी ह्रस्व स्वर के जितने भी उदाहरण रहेंगे वो मूल स्वर के उदाहरण कहे जाएंगे कि नहीं? तो आपसे यदि पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, बार बार संख्या या तो पूछता है या तो इनके नाम पूछ देता है। तो मूल स्वरों की जब संख्या पूछी जाए तो 4 बताइएगा, और वो कौन कौन से होते हैं तो ये बता दीजिएगा कि अ ई उ और री होते हैं। मूल स्वर यही होते हैं। मूल स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही स्वरों की संख्या में मूल स्वर गिने जाते हैं और इन्हीं से सारे स्वरों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ह्रस्व स्वर के उपनाम, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण आप लोग के सामने है। आगे बढ़ते हैं कि दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ह्रस्व स्वर आप लोग को समझ में आया होगा। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? तो दीर्घ स्वर को जो है कि दूसरी स्लाइड पर देख लेते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है भैया? इसके कई उपनाम हैं कि नहीं है? क्या ये अकेला है? तो थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये अकेला नहीं है, ये अकेला नहीं है, इसके भी कई उपनाम हैं। इसके भी कई उपनाम हैं। कौन कौन से उपनाम हैं तो देख लीजिए इसके उपनाम। दीर्घ स्वर, जैसे लघु मीन्स होता है छोटा, तो दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा। तो यानी इसको बड़ा स्वर कहा जाता है। उसे लघु कहा जा रहा था, इसे दीर्घ कहा जा रहा है। उसे छोटा स्वर कहा जा रहा था, इसे बड़ा स्वर कहा जा रहा था। उसे एक मात्रिक स्वर बोला जाता था, इसे क्या बोला जाएगा? द्विमात्रिक स्वर, से द्विमात्रिक स्वर बोला जाएगा। उसे मूल स्वर बोला जा रहा था, यही ना, उसे मूल स्वर बोला जा रहा था। इसे क्या बोला जाएगा? तो इसे जो है कि संयुक्त स्वर बोला जाता है। अब संयुक्त स्वर इसे क्यों बोला जाता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, बारीकियों को देखेंगे, धैर्य बनाकर क्लास को देखिएगा। बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संयुक्त स्वर, किसके उपनाम? दीर्घ स्वर के उपनाम। चलिए इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं। इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं। डिफिनीशन तो आप आराम से भी बना सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। दीर्घ मीन्स बड़ा होता है, द्विमात्रिक है, यानी परिभाषा मात्रा के आधार पर यदि बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर द्विमात्रा का समय लगे। सिंपल परिभाषा है कि नहीं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर द्विमात्रा का समय लगता है या लगे, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। या फिर ऐसे भी बता सकते हो, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ह्रस्व से अधिक समय लगे, अधिक समय लगे। ऐसे भी बता सकते हो कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ह्रस्व से अधिक समय लगे, उसे भी दीर्घ स्वर कहा जाता है। या फिर कह सकते हो कि द्विमात्रा का समय लगे, द्विमात्रा का समय लगे, द्विमात्रा का समय लगे, उसे भी दीर्घ स्वर कहा जाता है।
परिभाषा सिंपल है, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से देखेंगे तो हर चीज आपको समझ में आएगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। बस आप धैर्य बनाकर क्लास को जो है कि आराम से देखते रहिए। चलिए, इसकी परिभाषा हो गई, इसके उपनाम हो गए। अब इसके उदाहरण को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं भैया, कि जिनको बोलने पर हमको जो है ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। तो इसके उदाहरण आ जाते हैं आपके 11 स्वर थे। 11 स्वर में से हम लोग कितने स्वरों को पढ़ चुके? 4। बचे कितने? 7। कौन कौन से? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी क्या कहे जाते हैं? दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। ये सभी क्या कहे जाते हैं भैया? दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। अब इनकी यदि संख्या पूछी जाए, इनकी यदि संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या हो जाएगी 7। इनकी संख्या 7। द्विमात्रिक स्वर इन्हें ही बोला जाता है, बड़ा स्वर इन्हें ही बोला जाता है, संयुक्त स्वर इन्हें ही बोला जाता है। अब संयुक्त स्वर इसे क्यों बोला जाता है, थोड़ा सा उस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं कि संयुक्त स्वर किसे कहा मतलब क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। संयुक्त क्यों बोले जाते हैं, तो चलिए इस चीज को समझ लेते हैं। संयुक्त, आप लोग को पता होगा कि संयुक्त का मतलब क्या होता है। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है भैया? जुड़ना। अकेला व्यक्ति क्या जुड़ पाएगा? अकेले व्यक्ति को क्या आप कहोगे कि ये संयुक्त व्यक्ति है? नहीं ना, कम से कम उसके साथ एक और व्यक्ति होगा, तभी तो आप कहोगे कि वो लोग, दोनों लोग, 2 लोग हैं यानी संयुक्त हैं। ये तो कह सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही है? यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो अब तक ये भी समझ में आ गया होगा कि संयुक्त स्वर जिन्हें बोला जा रहा है उसमें जो है कि कम से कम 2 स्वर तो जरूर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? चलिए, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं और जो है कि उनका जो है योग किन किन स्वरों के योग से हुआ है उसे भी देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, एक हो जाता है दीर्घ आ, एक हो जाता है दीर्घ ई, एक हो जाता है दीर्घ उ। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है और ये भी संयुक्त स्वर में गिने जाते हैं कि नहीं? यही थे ना, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा कि जो दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ है, ठीक है, ये भी संयुक्त स्वर में जाएंगे, लेकिन केवल और केवल डिफिनीशन के माध्यम से जाएंगे। कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि जहां मतलब वो कम से कम 2 स्वर जरूर हो, उसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। लेकिन इन तीनों का नाम जो है अलग रखा गया है हिंदी के व्याकरण में। ठीक है, और संयुक्त स्वर मूल रूप से किसे कहा जाता है उनको भी अलग रखा गया है। चलिए देख लेते हैं आखिरकार इन तीनों का नाम क्यों रखा गया है और अलग क्या रखा गया है। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये संयुक्त स्वर में आते हैं कि नहीं, इसके हिसाब से। ठीक है, यदि आ की बात की जाए कि आ किन किन स्वरों के योग से बना है, तो ये बना है अ योग अ। इसकी बात की जाए तो ये बना है लघु ई योग लघु ई। इसकी बात की जाए तो ये बना है लघु उ योग लघु उ, लघु उ है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये संयुक्त स्वर के हिसाब से संयुक्त स्वर कहे जाएंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 स्वर है। ठीक है, लेकिन अभी हम बताएं कि इनको जो है हिंदी व्याकरण में एक अलग नाम दिया जाता है। तो नाम क्या दिया जाता है? तो इन्हें कहा जाता है मूल दीर्घ स्वर। इन्हें कहा जाता है मूल दीर्घ स्वर। क्या कहा जाता है? मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर क्यों बोला जाता है? क्योंकि अभी जस्ट हम लोग ह्रस्व स्वर में पढ़े हैं मूल स्वर। मूल स्वर की संख्या कितनी थी और वो कौन कौन से थे? तो मूल स्वरों की संख्या थी 4 और वो थे अ, इ, उ और री।
यही चार थे। अब आपको पता होगा कि हम मूल शब्द जोड़ रहे हैं, मूल दीर्घ स्वर, और इनको कहा जाता है मूल स्वर। तो मूल दीर्घ, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, यानी द्विमात्रा। ठीक है, द्विमात्रा वाले जो स्वर रहते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो मूल दीर्घ स्वर की परिभाषा, यानी इनको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये मूल स्वरों के योग से बने हैं। किनके योग से बने हैं? मूल स्वरों के योग से बने हैं, इसीलिए इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये द्विमात्रा वाले स्वर हैं। कितनी मात्रा वाले? द्विमात्रा वाले, इसीलिए इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? यदि आ गई हो तो हमारे हिसाब से कुछ लोगों के लिए नया भी होगा। ठीक है, कि नाम क्या पड़ा है इसका? मूल दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें क्या कहा जाता है और ये किन किन स्वरों के योग से बने? और ये तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ए संयुक्त स्वर है, ए संयुक्त स्वर है, ए संयुक्त स्वर है, ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऑप्शन दे दे रहे हैं आप लोग को। ऑप्शन है आपके पास, लीजिए, संयुक्त स्वर है अ योग उ, अ योग ई, अ योग अ योग ए। ये है आपके पास चार ऑप्शन। इन चारों ऑप्शनों में बताइएगा कि ए किन स्वरों का योग है, किन किन स्वरों का योग है। ध्यान से देख लीजिए, अ योग ए, अ योग उ, अ योग ई और अ योग अ। ये जो ए बना है किन किन स्वरों के योग से बना है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है संयुक्त स्वरों से। तो चलिए अभी आप लोग इसका आंसर दे देंगे, थोड़ा सा पहले हम लोग इन चीज़ों को समझ लेते हैं। आराम से आप बता सकोगे कि कैसे और कौन सा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो हम आप लोग को बता देते हैं कि ए जो बना है अ योग ई से बना है, ऐ जो बना है अ योग ए से बना है, ओ बना है अ योग उ से बना है, औ बना है अ योग ओ से बना है। अब इन चारों को देखने के बाद आप खुद बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या है। बता सकते हैं कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, बता सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इन चारों को क्या नाम दिया गया है हिंदी के व्याकरण में। तो इन चारों को नाम दिया गया है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, इन्हें कहा जाता है संयुक्त स्वर। ठीक है, अभी आप लोग से एक और क्वेश्चन हम पूछ लें, सजाती स्वर किसे कहा जाता है और विजाती स्वर किसे कहा जाता है? सजाती स्वर और विजाती स्वर किसे कहा जाता है? तो सजाती स्वर आप लोग अपने से बताइएगा और आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक भी बिंदु को छोड़ा नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो है कि कह सकते हो एक होमवर्क। ठीक है, एक होमवर्क था। अब होमवर्क में आप लोग खुद है अपने से नोट कर लीजिएगा, खोज लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग खोजेंगे तो अच्छा लगेगा कि आप लोग भी हमसे जुड़े हैं और मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे हिसाब से आप लोग को दीर्घ स्वर समझ में आ गया होगा कि दीर्घ स्वर का एक उपनाम जो है संयुक्त स्वर क्यों रखा गया है। ठीक है, और दीर्घ स्वरों में कितने क्वेश्चन बनते हैं दीर्घ स्वर से, ये भी बात समझ में आ गई होगी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो आज के बाद आप ये भी बता दोगे कि मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है। तो उनकी संख्या होती है 3। कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं। और जब आपसे बात की जाए कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर आएगा 4।
और वो कौन कौन से होते हैं? तो ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को बेहतरीन रूप से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ा जाता है। अब जो है कि नेक्स्ट बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसका नाम है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहा जाता है? प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर का मतलब क्या होता है और इसे मतलब इसकी परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा जो है हम लोग देख लेते हैं मात्रा के आधार पर पहले। तो मात्रा के आधार पर इसकी परिभाषा बन जाती है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण उच्चारण करने पर उच्चारण करने पर त्रिमात्रा यानी 3 मात्रा का समय लगे। 3 मात्रा का समय लगे, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि या ह्रस्व व दीर्घ स्वरों से भी ज्यादा समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। ये है प्लुत स्वर की परिभाषा। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर त्रिमात्रा यानी 3 मात्रा का समय लगे या ह्रस्व व दीर्घ स्वरों से भी ज्यादा समय लगे, उसे कहा जाता है प्लुत स्वर। ठीक। अब थोड़ी सी बातों पर ध्यान दीजिएगा कि प्लुत स्वर का जो प्रयोग किया गया है ये हिंदी में बाद में किया गया है। प्लुत स्वर का प्रयोग जो है संस्कृत भाषा में किया जाता है। बस वही बात है कि विकसित होने की वजह से कुछ जो है कि व्याकरणविदों ने क्या किया कि प्लुत स्वर को हिंदी भाषा से उठाकर जो है कि उल्टा हो गया, संस्कृत भाषा से उठाकर हिंदी भाषा में शामिल कर दिया। ठीक है। तो प्लुत स्वर को आखिर उठाने का रीजन क्या था, यानी यहां पर लाने का रीजन क्या था? तो रीजन ये है कि ये इसमें ऐसे स्वर आते हैं कि जिनका उच्चारण करने पर कुछ लंबे समय लगते हैं। ठीक है। अब लंबे समय वाले कौन कौन से जो है कि उदाहरण आते हैं, तो जैसे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, पहले तो उन पॉइंटों को लिख लेते हैं, वही उदाहरण भी रहेंगे। ठीक है। जैसे प्लुत स्वर का प्रयोग आपसे पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पर किया जाता है तो वही बताइएगा। जैसे किसी को पुकारने में, अब पुकारने में पुकारा उसी को जाता है जो दूर खड़ा रहता है, दूर बैठा रहता है। ठीक। किसी को पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है। कुएं की गूंजती आवाज को प्लुत स्वर में गिना जाता है। बंद कमरे में बोलने पर आवाज का लंबे समय तक सुनाई देना, ये भी प्लुत स्वर में गिना जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है उसका उदाहरण ये है कि मंत्रों का उच्चारण करने में, किसका प्रयोग किया जाता है? प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। यही उदाहरण भी है
जैसे किसी दूर खड़े व्यक्ति को हम यदि पुकारते हैं तो जैसे कोई भाई है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है या माता पिता है, ठीक है। तो जब हम बुलाते हैं तो इसका एक चिन्ह रहता है। जैसे हम राम को बुलाना चाहते हैं तो राम को यदि हम बुलाना चाहते हैं तो कहीं न कहीं ये आपको दिख जाता है, ऐसे भी लिखा हुआ दिख जाता है राम, ठीक है। तो ये जो बुलाया जा रहा है ना, इसका मतलब होता है गुरु। गुरु का मतलब होता है अधिक, लंबे समय तक कुछ है, खींच कर बोला जाता है। अब दूर खड़े व्यक्ति को कैसे बुलाना पड़ता है आप लोगों को भली भांति पता होगा कि कैसे बुलाया जाता है। यानी जब यह चिन्ह कहीं भी किसी भी शब्द में लग जाए और पूछ लिया जाए कि कौन सा स्वर है तो बताइएगा प्लुत स्वर है। क्या बताएंगे? प्लुत स्वर। और एक आता है बड़ा फेमस है, उसका नाम है ओम। ओम को बार बार पूछा जाता है, बार बार बताया जाता है कि ओम को जो है किस में गिना जाता है, हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओम, देखिए ओम को ऐसे भी लिखा जाता है, 3 मात्रा का समय लगे, 3 के जैसे है कि नहीं। तो जहां पर ऐसे भी लिखा हुआ पूछा जाए और ऐसे भी कहीं न कहीं आपको दिख ही जाएगा ओम, ठीक है। यदि पूछा जाए तो कौन सा स्वर होगा? प्लुत स्वर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि प्लुत स्वर भी समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट होगा, कोई भी त्रुटि होगी, कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पीछे से देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है सबसे पहले वर्णमाला में हम लोग की पहली टॉपिक थी आज की जो है कि स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में हम लोगों ने देखा है कि स्वरों के जो वर्गीकरण होते हैं वो कितने आधार पर होते हैं? 5। 5 कौन कौन से होते हैं? तो पहला आधार था मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। दूसरा था ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार थे। तीसरा था जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। और पांचवा था अनुनासिकता के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ये 5 वर्गीकरण को हमको नंबर वाइज करके पढ़ना है, जिसमें से हम लोग एक टॉपिक को पढ़े। एक बिंदु को हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है। वो कौन सा बिंदु है? तो पहला बिंदु था मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि अब जो है पता चल गया होगा कि इसके आधार पर जो है कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो इसके आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है प्लुत स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। यानी एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है और उसके कितने नाम थे? अभी सारा चीज हम लोग समझे। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर किसे कहा जाता है और इसकी संख्या कितनी होती है, इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं? तो अ, इ, उ, री, ये भी पढ़े, ठीक है। और इसकी परिभाषा क्या होती है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट ही अभी हम फिर से क्वेश्चन देंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है, दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है और उसकी संख्या कितनी होती है और दीर्घ स्वरों के क्या उपनाम होते हैं। तो दीर्घ स्वर थोड़ा सा लंबा था। दीर्घ स्वर में जो है कि इसके भी कई उपनाम होते हैं। द्विमात्रिक स्वर भी होता है और संयुक्त स्वर भी होता है। संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर को क्यों कहा जाता है ये भी हम लोग देखे हैं। संयुक्त स्वर का मतलब भी बताएं। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, यानी ऐसे स्वर जो रहेंगे जो कम से कम 2 स्वरों के योग से जुड़े हुए हों, तभी तो इसे दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है कि परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं ये भी हम चर्चा किए, ठीक है, कि कहाँ से सबसे ज़्यादा और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग का एक क्वेश्चन था ए का जो संयुक्त स्वर है वो किन किन स्वरों के योग से बना है, ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो आप जो है कि देखकर भी बता सकते हो कि अ योग ई से ए बनता है।
और मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये भी हम लोग देखें। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 3, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। ठीक। असंयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ए, ऐ, ओ, औ। इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोगों को होमवर्क में हम बल्कि दे दिए हैं कि सजाती स्वर और विजाती स्वर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। तो चलिए आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो है कि आप लोग देख कर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही।